नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने 2 इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का जो 2 कंपनी है, दोनों ही मार्केट का हाथी है। आप कहेंगे सर मार्केट का हाथी है, इसका क्या मतलब? देखिए मैं एक पिक्चर गूगल से मुझे मिला किसी भी साइट से शायद यहाँ पे अपलोड किया है, बहुत शानदार पिक्चर है। कि कुछ इस तरीके से सिनेरियो दिया कि चा कुछ इस तरीके से कैंडल को हाथी खुद के पैर के नीचे दबा के रखे है। इसका मतलब क्या है? कुछ कंपनी ऐसा होता है जो छोटे कंपनी को आगे बढ़ नहीं देंगे, वो अकेला ही मार्केट में राज करेंगे। तो ऐसे ही मैं 2 कंपनीज के बारे में आज बात करूंगा, जो 2 कंपनी फ्यूचर में एक बहुत बड़ा हाई ग्रोथ और पोटेंशियल लेके चला है। उसके आसपास भी अगर कोई भी कंपनी आए तो उतना ज्यादा हाई ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे। मैं आज प्रूफ भी आपको कर दूंगा कि इस दोनों कंपनी कितना हाई पोटेंशियल लेकर आगे बढ़ रहा है और दोनों ही मार्केट का लीडर है, दोनों ही मार्केट का हाथी है। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उस सेक्टर का नाम है हाइड्रोजन। तो एक्चुअली कंपनी हाइड्रोजन सेक्टर के ऊपर काम नहीं कर रहा है, कंपनी हर सेक्टर के ऊपर देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहा है। तो उनमें से उनके और एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जो है हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी आप कहेंगे क्यों? क्योंकि देखिए G20 में क्या सबमिट हुआ। G20 जब सबमिट किया गया तब एक बात सबसे ज्यादा आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हमेशा ये बताया गया है कि वन अर्थ वन नेशन। मतलब वन अर्थ वन नेशन का मतलब होते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड एक साथ है और हर कंट्रीज को एक नेशन के हिसाब से काम करना चाहिए। और ग्लोबली जो वार्मिंग बढ़ रहा है, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हर कंट्रीज को सोचना चाहिए कि एक कंट्रीज काम अच्छा करे, दूसरे कंट्रीज पॉल्यूशन बढ़ाता रहे तो वहां पे कुछ काम नहीं होगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, इस तरीके से प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। तो मैं आज हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए 2 कंपनीज के बारे में बात करूंगा। दोनों ही मार्केट का हाथी है, दोनों ही मार्केट का एक दिग्गज कंपनी है। तो एक एक करके डिस्कशन करूंगा, उससे पहले समझ लेते हैं हाइड्रोजन प्रोजेक्ट काम कैसे करते हैं। देखिए हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। देखिए हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो सोलर एनर्जी और साथ ही साथ आप देखेंगे तो हाइड्रोजन ट्रांसमिशन, विंड एनर्जी, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस स्टेशन और हाइड्रोजन एनर्जी, उसके साथ साथ आप देखें हाइड्रोजन ऑटो मोबाइल्स कार वगैरह। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर हर जगह पे हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि आपने एक न्यूज भी आर्टिकल भी पढ़े होंगे कि इस आर्टिकल शायद आपने देखे होंगे कि जापान क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है विद हाइड्रोजन व्हीकल्स, लाइन ए लेस फॉर इंडिया। तो लाइन ए लेसन फ्रॉम इंडिया। तो मतलब इंडिया से लेसन लेकर टोयोटा जो वो मतलब जापान की कंपनी है, वो अभी गाड़ी में हाइड्रोजन यूज कर रहा है। तो सोचिए गाड़ी में अगर एक बार हाइड्रोजन यूज हो गया तो सोचिए कितना शानदार ग्रोथ हो सकते हैं। मैं ये सारे पॉइंट्स आपके साथ किस लिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि अगर किसी कंपनी के ऊपर अगर आपको काम करना है तो उसका फ्यूचर विजन होना चाहिए। जो लोग फ्यूचर देखते हैं वही लोग बड़ा होता है। ये बात आपने बहुत जगह पे सुने होंगे। फ्यूचर आपको भी देखना पड़ेगा, आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा। और जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा शायद आप यूट्यूब में आपको शायद इस तरीके से वीडियो ना देखने को मिले, शायद देख भी सकते हैं। चलो एक एक करके सारे डिटेल्स देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है एल। आप कहेंगे सर एल, वो तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। हाँ, आपके बात सही है, मगर एक चीज आप ध्यान से नहीं देखे होंगे कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, पावर प्रोसेस इंडस्ट्रीज के ऊपर, डिफेंस सेक्टर के ऊपर और टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। इसका मतलब कंपनी हर कैटेगरीज के ऊपर है और कंपनी का नेक्स्ट जो मिशन है वो हाइड्रोजन के ऊपर है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर है। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने से पहले कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए एल के ऊपर बहुत सारा डील्स फाइनेंस हुआ। जैसे आप देखेंगे तो एल एंड पार्टनर्स टू द इन्वेस्ट $4 बिलियन, $4 बिलियन इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ध्यान से इस चीज को देखना, बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको लग रहा है कि मैं हवा 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 में बात कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। सारे चीज में आपको आर्टिकल के हिसाब से दिखाऊंगा। और ये आर्टिकल कहाँ पे छापे हैं? द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो मेरा आर्टिकल में खुद छपा के आपको बता रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इतने बड़े $4 बिलियन का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कंपनी पार्टनर्स कर चुके हैं, इसके ऊपर काम करेंगे।
$4 बिलियन कोई छोटे-मोटे अमाउंट नहीं है। आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप देख सकते हैं $4 बिलियन में गूगल में सर्च किया और कितने बड़े अमाउंट आ गए, आप खुद ही देख लीजिए। कितने करोड़ों का अमाउंट है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। करीबन 33,000 करोड़, 33,000 करोड़ से भी ज्यादा इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी डील अप कर चुके हैं। उसके साथ साथ सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट भी देख लीजिए। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि L&T साइन, यहाँ पे देखिए एमओयू, एमओयू का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट पाने के बाद फाइनली उसका जो डील मिलता है उसको बोला जाता है एमओयू, और उसको साइन करना पड़ता है। तो एमओयू साइन किया with Norway based hydrogen project company मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर इन इंडिया। तो सोचिए, नॉर्वे कंपनी के साथ भी एक बिग डील किया, और वो भी कोई छोटे मोटे डील नहीं है। 2 मिलियन इलेक्ट्रो मतलब टोन्स के पर एनम में वो कैपेसिटी ग्रोथ करने वाला है 2030 के अंदर अंदर। तो ये बहुत बड़ा डील है, और ये कंपनी का सेकेंड बड़ा डील है। थर्ड जो एक अपडेट है वो भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे और एक चीज बताया जा रहा है कि रीन्यू एक वेबसाइट के माध्यम से बताया जा रहा है कि एल एन टी सबसे बड़ा डील करने वाला है किसके साथ, रीन्यू के साथ, और उसके साथ साथ आईओसीएल। तो आईओसीएल एंड रीन्यू इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर बिग डील किया है। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा सा डील है, जिस डील के कारण अपकमिंग कुछ ईयर्स में एल का ग्रोथ और भी हाई लेवल में पहुंच सकते हैं। आप कहेंगे सर कंपनी तो मल्टी बिगर हो चुके हैं, कंपनी बहुत बड़ा हो चुके हैं, क्या यहाँ से और भी बड़ा हो सकते हैं? देखिए कुछ भी हो सकता है, आज तो सिर्फ 4 लाख करोड़ है। कंपनी अपकमिंग कुछ 20 ईयर्स में 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा बनने का कैपेबिलिटी है। इतना बड़ा कंपनी है, क्योंकि एल को कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। उसके साथ साथ हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और भी अलग अलग कैटेगरीज के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो सोचिए इसमें कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। देखिए मैं बार बार आपको ग्रोथ पोटेंशियल ये बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके इस कंपनी के ऊपर बाय कर लीजिएगा। कंपनी के ऊपर अगर आपको ट्रस्ट है, कंपनी के ऊपर अगर आपको भरोसा है, तभी आप काम करना। क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको शायद वीकनेस दिखे, जैसे कंपनी का सबसे बेस्ट वीकनेस पॉइंट है वो भी प्रोमोटर नहीं है। तो इसका मतलब कंपनी बर्बाद हो गया ऐसे भी मत सोचना, क्योंकि इन्वेस्टर जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टर ही माल उठा कर रखे, एफआईएस और डीएस। इसका मतलब अभी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, तो वो मैनेजमेंट को कौन चला रहा है, इंस्टीट्यूशन चला रहा है। तो इसका मतलब कुछ डिसीजन गलत नहीं हो सकता। गलत हो नहीं सकता मतलब क्या है, मान के चलिए मेरा खुद का बिजनेस है, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास ज्यादा होल्डिंग्स है। मान के चलिए मेरे पास 75% होल्डिंग्स है, तो मैं कुछ भी डिसीजन ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी है। और अगर वही हिस्सेदारी अगर मान के चलिए 10 लोगों के पास है सेम टू सेम, तो एक लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वोटिंग होगा, वोटिंग में ज्यादा डिसीजन जहाँ पे होगा वहीं पे होगा, क्योंकि सारे लोग पैसा लगा कर रखे हैं, तो ये नहीं चाहेंगे कि मेरा पैसा डूब जाए। तो हमेशा इस तरीके से सोचना चाहिए। रही बात कंपनी का परफॉर्मेंस का, कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। कंपनी का एवरेज पी रेशियो 22 के आसपास है। कंपनी का करंट पी रेशियो 40 के आसपास है। इसका मतलब थोड़ा सा ओवर वैल्यूड कंपनी तो बन चुके हैं। फिर भी अगर कंपनी में दम है, तो ओवर वैल्यूड में क्या बात, उस कंपनी के ऊपर हर कोई निवेश करना चाहेंगे। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। और कंपनी की आरओसी आरओई एवरेज है, डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी डेप्थ तो ज्यादा लेके रखा, तो इसमें तो कंपनी करेक्शन हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं। देखिए ऐसी बात मत समझिए। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट को करने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत है। कंपनी कर्जा क्यों उठाया, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर आप रिजर्व में जाएंगे तो ध्यान से देखना, कंपनी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, कंपनी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी ने बोरिंग्स उठाया। और कंपनी का जो बोरिंग्स है वो किस बेसिस में है, ध्यान से देखना। कंपनी का लॉन्ग टर्म में बोरिंग्स है सबसे ज्यादा, और शॉर्ट टर्म में 50%। और कंपनी का जो बोरिंग उठाया गया वो कारण कौन सा है वो भी तो देख लीजिए। कंपनी का ट्रेड रिसीव, जो पहले 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 26 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ था, आज वो बढ़ के हो चुके 44 to 45,000 करोड़। तो इतना बड़ा हाई ग्रोथ और पोटेंशियल लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। कंपनी इस बार 3,500 करोड़ के आसपास पैसे लगा भी रखे हैं बिजनेस के ऊपर। कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता गया, रिजर्व देखिए कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता गया। तो कंपनी 37 करोड़ से बढ़ के हो चुके 89 करोड़, सॉरी 89,000 करोड़। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूं, सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। इस बार कंपनी का हाईएस्ट सेल्स है और हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया।
कंपनी देखिए 4000 5000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे 10 साल पीछे चले जाएंगे तो आज वो 13,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब हाई ग्रोथ और पोटेंशियल लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ एक लेवल में दिखेगा और कंपनी आपको एवरेज 20% के ऊपर रिटर्न जनरेट करके दिया। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं। बाकी देखिए आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके उसके बाद काम करिए। तो कंपनी के जो कैश साइकिल्स जो मतलब रेशियोज है वो आपको नेगेटिव दिखेगा क्योंकि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। तो ये तो था फर्स्ट हाथी, मतलब यहाँ पे जो मैं हाथी की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट हाथी है मार्केट का। आपके अगर मेरे वीडियो का अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करिएगा क्योंकि इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस में आपके सामने लेके आता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस। आप कहेंगे सर रिलायंस वो तो रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। वो किस तरीके, वो तो एनर्जी मतलब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो वो कहाँ से ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आप शायद उतना डेटा आप मतलब आपके पास नहीं है। तो मैं आपको दिखा दूं कि कंपनी की जो बिजनेस है वो कुछ इस लेवल का है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट रुपीज कितना 75,000 करोड़ इन 4 रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। मतलब काम करने के लिए 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी गीगा फैक्ट्रीज जो है उसके ऊपर काम करेंगे। तो अभी रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है जहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, विंड प्रोजेक्ट हो सकते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट हो सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट को मिलाकर कंपनी नेक्स्ट कुछ 3 इयर्स में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। जहाँ पे एल 33,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे, वहां पे अकेला रिलायंस 75,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे। तो सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी इसके लिए कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं कुछ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। और धीरूभाई अंबानी जो डेवलपमेंट यहाँ पे देखिए वी हैव स्टार्ट डेवलपिंग द धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा मतलब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ओवर 5,000 करोड़ मतलब 5,000 एकड़ इन जामनगर। तो ग्रीन मतलब सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 5,000 एकड़ का जमीन भी खरीदारी कर चुके हैं और इसी प्रोजेक्ट का वो हिस्सेदारी भी है। तो सोचिए कितना बड़ा धमाका होने वाला है रिलायंस के ऊपर। और मैं बता दूं और एक प्रोजेक्ट कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला, रिलायंस इन्वेस्ट 5.95 लाख करोड़, 5.9 लाख करोड़ रुपीज। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट देखकर मेरे मेरे ना पसीना छूट रहा है। तो 5.95 लाख करोड़ ग्रीन एनर्जी एंड अदर्स प्रोजेक्ट इन गुजरात, वो कम उसका देखिए एमओयू भी साइन कर चुके हैं रिलायंस। तो सोचिए गवर्नमेंट के साथ भी डील कर रहे हैं और वो भी 5.95 लाख करोड़। तो प्रोजेक्ट के अमाउंट एक बार सोचिए। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट होगा तो आपको क्या लग रहा होगा कि कंपनी आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेगा। एक पॉइंट में यहाँ पे आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, आप ध्यान से इस लाइन को पढ़ना कि कंपनी क्या बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट 5 लाख करोड़, डेवलपमेंट 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। और वो भी किसके ऊपर, इस चीज को ध्यान से देखना, वो क्या है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। तो मैं हवा मतलब हवा पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में पता चले तभी आपको जानने का मौका मिलेगा। हाँ कंपनी में दम है, कंपनी में पोटेंशियल है। तो साथ ही साथ और भी एक देखेंगे तो कि रिनाल इंडस्ट्रीज का अगर वेबसाइट विजिट करेंगे कि कंपनी बता रहा है कि अलग अलग जो न्यू न्यू प्रोजेक्ट है। आप देखते हैं रिलायंस इज द प्लेस फॉर दिस हु डेयर ऑफ द टेक्स द सिमिलरली मतलब जो कंपनी का सिमिलरली जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट किस तरीके से है। वो प्रोजेक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलग अलग सब्सिडरीज के साथ कंपनी एक्विजिशन के साथ काम कर रहे हैं। आवर इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन इन न्यू एनर्जी एंड क्लीन मोबिलिटी। मैं सिर्फ कंपनी का नाम आपको नहीं बताऊंगा, कंपनी के सिर्फ डिटेल्स दिखाऊंगा। देखिए आप सिर्फ नाम देख लीजिए, एक दो लिथियम जो कंपनी है उसके साथ, आरओसी इसके साथ भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। और प्रोजेक्ट का साइज देख लीजिए 770 मिलियन यूएस डॉलर। तो उसके साथ स्काई टीम इसके ऊपर भी काम करेंगे। उसके साथ आप देखेंगे तो और एक कंपनी है जो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और उसके भी देखिए 600 साइट्स के ऊपर काम होंगे। 100 से भी ज्यादा गीगावाट के ऊपर काम होने वाला है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर फॉरेन कुछ ग्लोबली पार्टनरशिप के साथ भी कंपनी डील कर चुके हैं, जहाँ पे कंपनी का नाम अम्बरी आईएनसी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो स्टारलाइन कंपनी भी है। नेक्स्ट वेब मतलब वाईफाई भी कंपनी के नाम है, जहाँ पे कंपनी यूरोप के कंट्रीज के हिसाब से
25 मिलियन यूरो कंट्रीज के हिसाब से काम करने वाला है। इतने प्रोजेक्ट कंपनी काम करने वाला है। साइट मतलब जो साइट एसडीएल है, इसके ऊपर भी कंपनी काम कर, तो अलग अलग कंपनी है जिसके ऊपर बिग डील कंपनी कर चुके हैं। तो सोचिए कंपनी में कितना हाई पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ स्ट्रेंथ है। ये सारे कंपनीज का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत हाई है और मेरे हिसाब से इस रिलायंस जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। क्योंकि आपको लग रहा है कि कंपनी रिफाइनरी के ऊपर ही फोकस रखे है, बिल्कुल नहीं। कंपनी पहले से ही उस सेक्टर से धीरे धीरे करके अलग सेक्टर को एंट्री हो रहा है, जो सेक्टर फ्यूचर में बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकते हैं। तो कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से बात करूं तो 15,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो 24 के आसपास है, ठीक ठाक है। इंडस्ट्री पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है। देखिए बड़े कंपनी में आपको हाई आरओसी आरओई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े कंपनी को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। कंपनी के डेप्थ तो ठीक है, चलो मान ही लेता हूँ, ठीक ठाक है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और कंपनी का अच्छा खासा इनकम भी है 74,000 करोड़ के आसपास। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता गया, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन करते गए और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 15 से 16% के आसपास देखने को मिला। कंपनी के लास्ट ईयर में कंपनी प्रॉफिट किया 74,000 करोड़ और कंटिन्यूसली देखिए कंपनी अलग लेवल में खुद का प्रॉफिट को जनरेट किया। 10 साल पीछे चले जाएंगे तो वहां से कंपनी 3 टाइम्स के आसपास कंपनी प्रॉफिट को बढ़ा चुके हैं। अभी इसी चीज को मैं प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी के हिसाब से देखूं तो एवरेजली आपको सब कुछ ठीक दिखेगा। और रिलायंस में जिस तरीके से रिटर्न दिया 10 साल में 20% के आसपास, 15% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। बैलेंस शीट के बारे में बात करो, कंपनी का रिजर्व हाईएस्ट रिजर्व है। कर्जा भी कंपनी लेके जा रहा है, कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी इस बार अच्छा खासा पैसा भी बिजनेस में लगा कर रखे, करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास बिजनेस के ऊपर पैसा लगा कर रखे। ये सारे कंपनीज में यही खासियत होता है, वो हमेशा अपकमिंग कुछ ईयर्स के लिए पैसे पहले से ही प्रोजेक्ट को वो हायर भी करते हैं और पैसे भी लगा कर रखते हैं। तो 28,000 करोड़ के आसपास इस बार कंपनी को प्रोजेक्ट मिला और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफआईएस डीएस पब्लिक के पास है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। और दोनों कंपनीज के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, सबसे पहले एलएनटी के बारे में बात करूं तो एलएनटी देखिए कोविड के टाइम में जो प्राइस था करीबन करीबन 700 800 के आसपास, सॉरी 700 के आसपास बोल सकते हैं, वहां से आज तक अगर जर्नी दिखा दूं तो 350% के आसपास रिटर्न दिया। और रिलायंस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कंपनी कोविड के टाइम में जो परफॉर्मेंस था उस जगह से आज तक देखूं तो ऑलमोस्ट कोविड के टाइम से कंपनी आज तक जो परफॉर्मेंस किया वो करीबन 200% के आसपास रिटर्न दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस तो नहीं किया, मतलब परफॉर्मेंस तो किया। अभी देखिए कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं। इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा मोमेंटम रिलायंस के ऊपर देखने को मिल सकता है। बाकी आप सोच समझ कर स्टडी करके ही काम करना। मेरे कहने में सिर्फ सीखिए, मेरे कहने में कोई भी टेढ़ मत करिए। मेरे कहने का मतलब है आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेकर काम जरूर करिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए जो जो ट्रेड में हमेशा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको स्टडी करके काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। और जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।